चुनाव में मजबूत तरीके से परिणाम रहे, तैयारी रहे, उसको लेकर भी पूरी तरह से फोकस किया गया। कनिका खटियार भी मेरे साथ में है। कनिका, ज़ीशान सिद्दीकी के एनसीपी अजीत पवार गुट में जाने को लेकर कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है? कांग्रेस के ऊपर भी जाहिर तौर पर ये डेंट है, इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करने वाली है अब कांग्रेस? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ज़ीशान सिद्दीकी ने आज अजीत पवार की पार्टी को ज्वाइन किया और कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, और इससे पहले बाबा सिद्दीकी की जिस तरह से हत्या की गई, और क्योंकि पिछले साल इसी साल की बात है कि 28 सितंबर को बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर उन्होंने अजीत पवार की पार्टी को ज्वाइन किया था, और अब उनका बेटा जो है ज़ीशान सिद्दीकी, उसने कांग्रेस पार्टी छोड़कर अजीत पवार की पार्टी को ज्वाइन किया है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल कांग्रेस को एक बड़ा झटका जो है वो महाराष्ट्र में जो है चुनाव से पहले देखने को मिला है। और जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई और लगातार कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर महायुति सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी, तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी को इस पूरे मामले पे बैकफुट पे आना पड़ेगा, क्योंकि ज़ीशान सिद्दीकी पहले कांग्रेस पार्टी में थे, वो कई बार के नेता रह चुके हैं। बाबा सिद्दीकी जो है वो भी इससे पहले कांग्रेस में थे, दिग्गज नेता थे, कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। उसके अलावा देखा जाए तो कांग्रेस को एक बड़ा डेंट जो है वो महाराष्ट्र में लगा है, और बिल्कुल ही कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन एक और देखा जाए तो तमाम जो रणनीति बनाई जा रही थी कांग्रेस की ओर से कि किस तरह से कैंपेन किया जाएगा, किन मुद्दों को उठाया जाएगा, और कांग्रेस की जो सूत्र थे वो इस बात का दावा भी कर रहे थे हमें कि वो महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को एक बड़ा मुद्दा बनाकर महायुति सरकार को घेरने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अब ज़ीशान सिद्दीकी की कांग्रेस पार्टी छोड़कर अजीत पवार जाने के बाद कहीं ना कहीं जो इस मुद्दे को कांग्रेस भूलने की कोशिश करने वाली थी, उसमें डेंट कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। और ज़ीशान सिद्दीकी क्योंकि बांद्रा ईस्ट से चुनाव भी लड़ रहे हैं और वो मजबूत कैंडिडेट है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये बड़ा डेंट जो है वो कांग्रेस पार्टी को है। अब इस डेंट को कांग्रेस पार्टी किस तरह से पूर्ति करती है, क्या वो भी किसी की ज्वाइनिंग करवाती है या इस मुद्दे को उठाती है नहीं उठाती है, कांग्रेस के भीतर अभी तक इस तरह की बातें जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं की तरफ से कोई प्रतिक्रिया जो है वो सामने नहीं आई है। लेकिन बिल्कुल चुनाव के बीच में बाबा सिद्दीकी के बेटे का ज़ीशान सिद्दीकी का एनसीपी ज्वाइन करना, अजीत पवार को ज्वाइन करना और कांग्रेस को छोड़ देना, अपने आप में कांग्रेस को एक बड़ा झटका जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। ठीक है कनिका, आप मेरे साथ में रहिएगा। कांग्रेस अभी भले ही इस पर रिएक्शन देने से बच रही है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो आने वाले टाइम में कांग्रेस के भीतर चल रहे होंगे। पहले बाबा सिद्दीकी का चले जाना, फिर ज़ीशान सिद्दीकी का कांग्रेस को छोड़ जाना। अब अलग अलग तरीके से पार्टियां अपनी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। आप तीनों मेरे साथ में रहिएगा। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एक और बड़ा अपडेट है। कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी की है। पहली लिस्ट में 48 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। कराड़ साउथ से पृथ्वीराज चव्हाण को टिकट दिया गया है। नागपुर नॉर्थ से नितिन राउत को टिकट है। सकोली से नाना पटोले चुनाव लड़ेंगे। लातूर सिटी से अमित देशमुख को टिकट दिया जाएगा। अमरावती से सुनील देशमुख को टिकट दिया गया है। लातूर ग्रामीण से धीरज देशमुख को टिकट दिया गया है। ये वो सूची है जो कांग्रेस की ओर से जारी की गई है। ये सूची जो बताती है कि कैसे कैंडिडेट्स पर भरोसा किया गया है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी पूरी है। पहली लिस्ट में 48 उम्मीदवारों के नाम से पर्दा हट गया है। कनिका, 48 कैंडिडेट्स की लिस्ट कांग्रेस की तरफ से सामने रख दी गई है। जिस तरह महायुति में अभी सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है या मीटिंग्स हो रही हैं, क्या महाविकास आघाड़ी में सब कुछ क्लियर है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अपनी पहली लिस्ट जो है वो कल देर रात जारी की, जिसमें 48 नामों की पहली लिस्ट जो है वो जारी की गई। तमाम बड़े नेता जो हैं वो इस लिस्ट में देखने को मिले हैं, और कई एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने अपने पुराने जो विधायक थे, सिटिंग एमएलए थे, उनके ऊपर भरोसा जताया है। उसके अलावा जो प्रदेश के अध्यक्ष है नाना पटोले, उनको उतारा चुनावी मैदान में। पृथ्वीराज चव्हाण जो है उनको उतारा है। इसके अलावा तमाम जातीय समीकरण को देखते हुए और हर एक क्षेत्र के समीकरण को देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के ऐलान का फैसला किया है। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल जायज है, अगर महायुति में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया तो महाविकास आघाड़ी में भी सीट शेयरिंग की जो फॉर्मूले की बात है वो लगातार जारी है। हमने देखा कि किस तरह से परसों जो है महाविकास आघाड़ी की बैठक हुई थी, उसके बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई थी कि 85-85 तीनों सीटें जो है वो बांट दी गई है तीनों पार्टी में। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं 30 सीटें हैं जहां पर महाविकास आघाड़ी में बातचीत जो है वो नहीं बन पा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस के भीतर देखने को मिल रही है। कांग्रेस जिन रीजन में मजबूत है, उद्धव ठाकरे की पार्टी उन
रीजन में जो है कांग्रेस से अपनी सीट मांग रही है। खास तौर पे अगर बात करें तो विदर्भा की जो रीजन की सीटें हैं, विधानसभा सीटें हैं, वहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है वो वहां पे कांग्रेस को बोल रही है कि आप वहां पे छोड़ दो, हम चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी वहां पे मजबूत है। कांग्रेस का कहना है कि विदर्भा की जो रीजन की सीटें हैं वहां पे हमेशा से बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का मुकाबला रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो है सहमति नहीं बन पा रही है। इसी वजह से जो है अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है ना वो तय किया गया है, ना इसका औपचारिक ऐलान जो है वो किया गया है। लेकिन हमारे सोर्सेज ने हमें लगभग ये जानकारी दी है कि लगभग जो है ऑलमोस्ट बातें जो है वो तय कर ली गई है। 20 से 30 सीटें हैं जहां पर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस के बीच में बातचीत जारी है, सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी की ओर से लगातार कांग्रेस पे ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो विदर्भा की रीजन की सीटें जो है वहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी लड़ेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी या शरद पवार की पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है, वहां पर हम उनको सीटें क्यों दें। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सीटें हैं जिसकी वजह से महाविकास अघाड़ी में भी अभी तक जो फाइनल फॉर्मूला है सीट शेयरिंग का वो नहीं बन पाया है। और अगर देखा जाए तो 29 तारीख जो है नॉमिनेशन की लास्ट डेट है, आज से शुरुआत हो चुकी है, पहली लिस्ट आ चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी में बैठकों का सिलसिला जारी है। इंतजार करना होगा कि कब तक ये फॉर्मूला सेट होता है और इसका औपचारिक ऐलान कब तक होता है। संजय, मुझे लगता है चुनाव आने तक ये सिलसिला चलता रहेगा। इनफैक्ट चुनावों के दौरान भी कई बार मनमुटाव, नाराजगी या अंतर्कलह देखी जा सकती है, जो अलग अलग राज्यों में जिसका खामियाजा भी पार्टियों को उठाना पड़ा है। तो यहाँ बहुत फूक फूक कर कदम रखना होगा और इसीलिए बीजेपी के चाणक्य कहे गए अमित शाह के घर पर मीटिंग बुलाई गई है ताकि कहीं कोई गुंजाइश ना रह जाए। यार हाथ में आपको बता दूं कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी को, तीनों महायुति के तीनों पार्टियों के नेताओं को साफ शब्दों में कह दिया कि एक भी बागी उम्मीदवार किसी भी पार्टी का खड़ा नहीं होगा। किसी भी तरीके से ये आप लोग सुनिश्चित कर लें, तो किसी भी पार्टी के एक भी बागी को टिकट चुनावी मैदान में हम नहीं देखेंगे। साफ साफ उन्होंने हिदायत दी कि आपकी जितनी भी ताकत है, आपको बागी उम्मीदवारों को रोकना होगा। किसी भी हालत में आपको किसी को बागी नहीं होने देगा होगा। तो इसके अलावा उन्होंने दूसरी बात सबसे बड़ी कही है कि कितनी भी नाराजगी हो एक दूसरे से, कितना भी मन मुटाव हो, आपको पब्लिक में कुछ नहीं बोलना, यानी कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या आपको मीडिया में कोई बयानबाजी नहीं करनी है। जो भी बात करनी होगी आप मुझसे कीजिए, मैं उसको उसकी समस्या का समाधान करूंगा। तो अमित शाह के साथ कल बैठे थे, लगभग 100 से ज्यादा सीटों पर विवाद चल रहा था तीनों पार्टियों के बीच में, लेकिन उस विवाद को निपटाया है। अब जाकर के कुल मिलाकर के 278 सीटों पर सहमति बन चुकी है। मात्र 10 सीटें बची हैं जिसपे कि आज निर्णय हो जाएगा। और देवेंद्र फडणवीस ने जैसे कल नागपुर एयरपोर्ट पे ये भी कहा पत्रकारों से चर्चा में कि सभी की सभी महायुति की सीटों की घोषणा आज हो जाएगी, यानी आज के दिन की उन्होंने बात कही है। तो आज महायुति की सभी सीटों का ऐलान भी हो जाएगा। बीजेपी हो चाहे एनसीपी अजीत पवार गुट हो चाहे शिंदे गुट हो, आज तीनों गुटों की आज हमको फाइनल सूची देखने को आज मिल जाएगी और साथ ही साथ नंबर भी देखने को मिल जाएंगे। तो जहां तक डिसिप्लिन की बात है, आप कह सकते हैं कि महायुति में अमित शाह डिसिप्लिन बनाए रखने में ज्यादा कामयाब होते नजर आ रहे हैं। और जहां तक आप कह सकते हैं महाविकास अघाड़ी की बात है तो 85-85-85, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहती है कि जिन पार्टियों की ज्यादा ताकत नहीं है उनको भी 85 दे दी, और जिन पार्टियों की बहुत बड़ी ताकत है जैसे कांग्रेस जैसी पार्टी जिसको काफी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी वहां पर 150 सीटें लड़ने की सोच रही थी, लेकिन उसको मात्र 85 सीटों से वहां पर संतोष करना पड़ा है। तो ये कहानी दोनों गठबंधनों की अपने आप में बहुत बड़ी बात बता रही है कि कहां पर अब दोनों डिसिप्लिन है कहां नहीं है। गठबंधन एक दूसरे के आमने सामने है, लेकिन अब महाराष्ट्र की जनता को तय करना है कि किस पर होगा भरोसा, किसे सत्ता में लाती है जनता। और अभी जो भी ये तैयारियां चल रही हैं अलग अलग पार्टियों की ओर से, दोनों गठबंधन की ओर से, वो जनता के बीच में जाकर कितना भरोसा वापस से वोट बैंक के तौर पर पाते हैं, देखना दिलचस्प होगा। अभी उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, खबरें निकलती रहेंगी। तो कनिका, नीतीश और साथ ही साथ संजय, आप तीनों ही नजर बनाए रखिएगा। आगे जो अपडेट होगा आप लोगों के जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे।